अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नूर मखदूम केस के हवाले से। और ये केस मीडिया की हेडलाइंस में, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में कई दिनों से टॉपर है। लेकिन बहुत सी एग्जेजरेशंस हैं, बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि इस केस के हवाले से हैं। आज की वीडियो में हम आपको अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, बताएंगे कि इस केस में किस वक्त पे क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, किस तरीके से कातिल को बचाने की कोशिश की जा रही है, कौन ये कोशिश कर रहा है और क्या कातिल बच पाएगा। तमाम तफसीलात हैं आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा, मौजूद है हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने अभी इसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि हमारी वीडियोज़ के अपडेट्स फौरी तौर पर आप तक पहुँच सकें। इस केस के हवाले से दोस्तों जो हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, वो इन्फॉर्मेशन है जो कि इन्वेस्टिगेटर्स के रिकॉर्ड पर है। इस केस में किस वक्त पे क्या हुआ, डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको ये बताएं कि नूर मखदूम का जो फैमिली है, नूर मखदूम के वालिद शौकत मखदूम साबिक सफारतकार हैं, 2 मुल्कों में वो पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। इसके अलावा वो नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। और ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जो फैमिली है वो एक बिज़नेसमैन फैमिली है और पाकिस्तान की मारूफ बिज़नेसमैन फैमिली है। और ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र और नूर मखदूम की जो फैमिली है, इनके आपस में बड़े पुराने ताल्लुकात थे और नूर और ज़ाहिर के आपस में दोस्ती थी। काफ़ी अरसे से इन दोनों का आपस में रब्ता नहीं था। और 18 जुलाई की शाम को नूर ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और इस टेक्स्ट मैसेज के जवाब में ज़ाहिर ने तकरीबन 4 मिनट के बाद कॉल बैक की, व्हाट्सएप कॉल। उसके बाद तकरीबन रात 9:05 पे जो एग्जैक्ट टाइम इन्वेस्टिगेटर्स के पास है, उसके मुताबिक नूर अपने घर से निकली नेवल एनकरेज से वो F7 गई। रास्ते में 2 बार नूर ने टेक्स्ट मैसेज किए ज़ाहिर का एड्रेस पूछने के लिए कि किस जगह पर है, वो लोकेशन पूछने के लिए। ज़ाहिर जब पहलन का रब्ता हुआ तो ज़ाहिर अली प्लाजा ग्लोरिया में था। तकरीबन 10 बजे के करीब नूर F74 में ज़ाहिर के घर पहुंच गई और नूर ने अपने घर में ये मैसेज कन्वे किया था कि वो दोस्तों के साथ लाहौर जा रही है। अगले दिन रात को जो नूर की वालदा थी, उन्होंने नूर को टेक्स्ट मैसेज भेजना शुरू किए पूछने के लिए कि वो कहाँ पर है, खैरियत से है। लेकिन रिप्लाई नहीं आया। जो रिकॉर्ड के मुताबिक 12:57 पे जो पहला टेक्स्ट भेजा था नूर की वालदा ने, वो था। उसके बाद उन्होंने कॉल भी की लेकिन नंबर अटेंड नहीं हुआ। उसके अलावा बताया भी जा रहा है कि उस रात ज़ाहिर की अमेरिका की फ़्लाइट थी और उसके लिए उसने टैक्सी भी बुक कराई थी। रात को टैक्सी वाला आया भी और पहले तो उसने टैक्सी वाले को इंतज़ार करने का कहा, फिर जाने का कहा, फिर वापस बुला लिया और उसके बाद वो घर से निकला, लेकिन करीब ही जो कलसूम इंटरचेंज है वहाँ से वापस घर आ गया। बताया जा रहा है कि नूर उसके साथ थी और इस दौरान रास्ते में ज़ाहिर बातें करता रहा लेकिन नूर खामोश रही। और ये भी बताया जा रहा है कि नूर ने जूते नहीं पहने थे। तमाम चीज़ें वो हैं जो कि काफ़ी हद तक हैरान कुन है। उसके बाद वापस आकर दोनों घर पे आ गए। उसके बाद अगले दिन सुबह 10 बजे नूर ने पहला मैसेज किया, यानी कि उस दिन जिस दिन नूर का मर्डर हुआ 20 जुलाई को सुबह 10 बजे नूर ने मैसेज किया अपनी वालदा को। और उस मैसेज के बाद नूर की वालदा ने नूर को कॉल्स करना शुरू कर दी। तकरीबन 11 बजे कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ और उस दौरान नूर का फ़ोन बंद हो गया और मुबैना तौर पर कातिल ने नूर का फ़ोन ज़बरदस्ती बंद करवा दिया। उसके बाद मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ और इस दौरान जो चीखो पुकार थी वो यकीनी तौर पर पड़ोसियों ने भी सुनी और जो घर में मुलाजमीन थे उन्होंने भी सुनी। और CCTV फुटेज के मुताबिक उस दौरान नूर ने जो ऊपर की बालकनी थी वहाँ से छलांग मारी, नीचे वो आई और उसने भागने की कोशिश की। गेट पर आई लेकिन गेट बंद था। गेट के साथ जो गार्ड रूम था वहाँ पर गार्ड मौजूद था। उसने गार्ड से भी बात की लेकिन गार्ड ने उसकी कोई बात ना सुनी। इस दौरान ज़ाहिर भी ऊपर से आ गया और उसने घसीटते हुए नूर को अंदर लेके गया, वो ऊपर के कमरे में ले गया जहाँ पर बाद में नूर का मर्डर कर दिया। तकरीबन ये 11 से लेकर 7 बजे के दौरान ये तमाम तर वक़ूआ हुआ। उस दौरान जो पड़ोसी थे उन्होंने भी चीखो पुकार सुनी और नूर के जो वालिदैन थे उन्होंने ज़ाहिर से रब्ता भी किया लेकिन ज़ाहिर ने साफ इनकार कर दिया कि नूर उसके साथ नहीं। हाँ, इस दौरान ज़ाहिर जो है, कातिल जो है, वो अपने वालिदैन से रब्ते में रहा और तकरीबन कुल मिला के इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उसकी अपनी वालदा से 71 मिनट की बात हुई। इस सारे अरसे के दौरान जो कॉल्स थी मुख्तलिफ, उसका दुरानिया 71 मिनट बनता था, यानी कि उसने 71 मिनट तक कॉल की। और ये भी बताया गया है कि कत्ल के बाद भी उसने अपनी वालदा को फ़ोन किया। अब जब उनकी वालिदैन को इतला मिली जो कि कराची में थे और जो मुलाजमीन थे उन्होंने भी इतला दी, तो वालिदैन ने बजाय इसके कि पुलिस को इन्फॉर्म करते, उन्होंने जो थेरेपी सेंटर था उसको फ़ोन किया। अब थेरेपी सेंटर के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर ज़ाहिर जो है वो उसकी काउंसलिंग होती थी, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ज़ाहिर खुद वहाँ पर काउंसलिंग की क्लासें लेता था और दूसरों की काउंसलिंग करता था। अब इस दौरान जो नूर के और ज़ाहिर के कॉमन फ्रेंड्स थे वो भी आए, उन्होंने भी ज़ाहिर से बात करने की कोशिश की लेकिन ज़ाहिर ने उनसे झगड़ा भी किया और किसी की कोई उसने बात ना सुनी। अब जब थेरेपी सेंटर के लोग वहाँ पर आए और उन्होंने
ظاہر سے کمرے کا دروازہ کھولنے کا کہا تو اس نے دروازہ نہیں کھولا، جس کے بعد سیڑھی لگا کر اوپر گئے اور انہوں نے وہاں پر دروازہ کھولا، اور جو امجد تھا، جو اہلکار تھا تھراپی سینٹر کا، جو سب سے پہلے انٹر ہوا تھا، اس کے ساتھ جو ظاہر تھا اس نے اس پہ فائر کیا، اور اس کے بعد جب فائر نہیں ہوا تو اس نے اس سے چاقو پر حملہ کیا، اور وہ جو اہلکار ہے وہ زخمی حالت میں ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اس دوران پولیس بھی آ گئی، جو کہ پڑوسیوں نے مبینہ طور پہ پولیس کو فون کیا، اور پولیس ان کی اطلاع پر وہاں پہنچی اور انہوں نے ظاہر کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ تو ہوگی ساری واردات۔ اب اس کے بعد جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ہے کہ ظاہر کو ایک زوم تھا، وہ یہ تھا کہ وہ امریکی شہری ہے اور اس پر کوئی پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، لیکن ایسا بالکل نہیں۔ کسی بھی ملک کا شہری ہے، جس ملک میں جرم ہوتا ہے اس ملک کا قانون اس پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اب کوششیں یہ ہو رہی ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق کہ جو بیچ کے لوگ ہیں، جو آپ کو معلوم ہے بیچ کا راستہ نکالنے والے آ جاتے ہیں، انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں کچھ، چونکہ دونوں جو فیملیز ہیں، ایک تو پرانے ان کے آپس میں ٹرمز ہیں، اور قاتل کی فیملی کافی پرانی بزنس فیملی ہے، کافی انفلوئنشل فیملی ہے۔ تو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ راضی نامہ ہو، دیت قصاص کا بیچ میں جو اسلامی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے صلح کی جائے اور قاتل کو آزاد کرایا جائے۔ اس حوالے سے ہمیں معلوم ہوا کہ کافی لوگ سرگرم ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں کئی کیسز آئے تھے جو کہ بعد میں اسی طریقے سے وہ راضی نامے میں ختم ہوئے۔ میڈیا نے جو ہائپ کریٹ کی تھی، جو سول سوسائٹی نے اس کیس کو سپورٹ کیا تھا، وہ تمام کو بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی قسم کی صورتحال یہاں پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیسز آتے ہیں، میڈیا میں چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان مرزا کا کیس تھا، جو کہ کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوا، عمران خان نے اس پہ نوٹس بھی لیا، تفتیش جاری تھی، میڈیا میں ہیڈ لائنز تھی، لیکن اچانک یہ کیس ہے اور وہ غائب ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ کل کوئی اور کے ساتھ ہے تو یہ بھی غائب ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اب یہ بیچ کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ راضی نامہ ہو جائے اور جو قاتل ہے اس کی جان بخشی ہو سکے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینی طور پہ کافی مایوسی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اس کیس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قاتل منطقی انجام تک پہنچے، اس کا جو زوم ہے کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور بچ پائے گا، ایسا نہ ہو۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ تمام اتھینٹک انفارمیشن شیئر کریں، وہ انفارمیشن جس پہ ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں سے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔